Hello everyone, let us start with Gala Science Sample Paper 4. ठीक है, the first question is CaCl2 plus X gives CSO4 और NaCl. तो यहाँ पर रिएक्शन है CaCl2, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है X एलिमेंट से और it gives what CaSO4 plus NaCl. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर कैल्शियम है और क्लोरीन है। यहाँ पर कैल्शियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको? Na नहीं दिख रहा है और SO4 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Na2SO4. Na2SO4 है कहीं पर? Na2SO4 is there. Option number A would be the answer. Whose allotrope form is a fluorine? फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है। सो कार्बन इज आवर आंसर बिकॉज कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होंगे, डायमंड होंगे, ग्रेफाइट होंगे। फ्लोरीन जो है इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन, सो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? C60. In human the kidney is a part of dash system. So kidney is a part of excretory system जो कि harmful waste निकालेगा ब्लड में से, जो भी वेस्ट है वो रिमूव करने का हेल्प होगा। फाइन। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होगा दैट इज ओम मीटर। इसको प्रूव करने के लिए लेट्स सी, वी हैव अ फॉर्मूला दैट R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A, ठीक है। अब यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है और रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, L जो है लेंथ है और A जो है एरिया है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन L, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम होता है, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर वुड बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे अगर डेरिवेशन वगैरह भी आए कि मालूम करना है कि ओम मीटर कैसे, तो यू कैन डिराइव इट लाइक दिस। फाइन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ सो ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? चलो यहाँ बात कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं कि कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये रिलेशन पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर। सो दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, ठीक है। अब जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस है। देखो ये हो गया वन पार्ट फॉर फोकल लेंथ और ये टू पार्ट्स हो गए। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। सो आवर आंसर शुड बी डी। So the sixth question is the Kanak cannot distinctly see an object 2 meter far from him. Lens of what power is required to correct this defect? ठीक है। सो इसको दूर का नहीं दिख रहा है, फार 2 मीटर फार का नहीं दिख रहा है। सो इसको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है। अब मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस। और मायोपिया करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? वी यूज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस रहेगा तो इसका जो पावर होगा, पावर किस में होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड? सो P इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पावर ऑफ लेंस कॉनकेव मिरर किस में होना चाहिए? नेगेटिव में, ठीक है। सो 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 डायोप्टर, बट पावर ऑफ लेंस शुड बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पर कौन सा लेंस यूज हुआ है? कॉनकेव लेंस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -0.5 बिकॉज कॉनकेव लेंस इज बीन यूज्ड। ओके। नेक्स्ट इज डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर निकल इज यूज एज अ कैटलिस्ट, जिसको हम लोग जो है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस ही बोलते हैं, जिसमें वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला वेजिटेबल ऑयल। और इसका हाइड्रोजिनेशन करना है, H2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल विच इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जिसमें 2 H है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? H। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 3 बॉन्ड्स लिख दिए, तो एक और एक कार्बन है और 2 R ऑलरेडी थे इसके पास और एक H ऐड हो जाएगा। तो ये वेजिटेबल ऑयल से
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी के अंदर, बाय द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट. Magnetic force acting on a current carrying wire kept in a magnetic field is dash in the direction of magnetic field. देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड आप रूल यूज करोगे. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि when we stretch our left hand in such a way that thumb represents the direction of force, forefinger represents the direction of magnetic field, and the center finger represent direction of इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर. इन ह्यूमंस द फ्लूइड अदर देन ब्लड दैट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स और फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, दैट इज लिम्फ. Dash is a specific section of DNA that provides information for synthesis of specific protein. Your answer is gene, which carries information. Okay. The principal focus of a convex mirror is at the dash side of the mirror. अब convex mirror बना लो. ठीक है, so when we draw a convex mirror, this is the convex mirror, ये उसका बैक साइड होगा. ठीक है, तो जैसे हम सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इसका सर्कल जो है वो ये साइड राइट साइड कंप्लीट होगा. तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, सेंटर, और यहाँ क्या लिख दूंगा, फोकस. ठीक है, जो भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड होंगे वो डिस्टेंस किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं. ठीक है, तो फोकल लेंथ कहाँ पर आया, मिरर के बैक साइड आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैक साइड. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डैश किलोमीटर लेंथ, तो यहाँ पर कितना आएगी, 2. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड HCl, तो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. ठीक है, तो इसमें पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl बताना है. सो यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन किससे हो रहा है, HCl से हो रहा है. ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट शुड बी हायर रिएक्टिव देन अनदर एलिमेंट, मतलब कॉपर को हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना होगा. ठीक है, बट रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर. ठीक है, सो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो कॉपर जो है एक लेस रिएक्टिव हो गया. तो अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट रिप्लेस अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट. सो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो यहाँ पर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स. वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. देखो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज होने के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन होना जरूरी है. तो द आंसर इज व्हाट, ट्रू. इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. इमेज कहाँ पर, रेटिना पे बनती है. तो आंसर क्या आएगा, ट्रू. पीएच ऑफ अ सोल्यूशन ए इज 6. तो एक सोल्यूशन है ए, उसका पीएच कितना है, 6. एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज ए, मतलब बी है, उसका पीएच कितना है, 8. देन सोल्यूशन बी इज मोर एसिडिक देन ए. तो एसिडिक तो देखो आपको पता है पीएच स्केल होती है, दैट इज 0 to 14. 0 to 14 की रेंज होती है. 7 क्या होता है, न्यूट्रल. 0 to 7 कौन सा रेंज होगा, एसिडिक. मोर देन 7 क्या होगा, बेसिक होगा. ठीक है, तो एसिडिक कौन हुआ, 6 ज़्यादा एसिडिक हुआ, और 8 जो है वो बेसिक हुआ. तो यहाँ पर तो कुछ और ही स्टेटमेंट लिखा है कि बी जो है एसिडिक ज़्यादा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया अपना, फॉल्स. What are the components of peripheral nervous system? Components of peripheral nervous system के अंदर आएगा autonomous nervous system. ठीक है, autonomous nervous system, and then second is voluntary nervous system. ठीक है, इसके दो पार्ट्स पूछे हैं, कंपोनेंट्स पूछे हैं. तो ऑटोनॉमस जो है वो इनवॉलेंट्री के अंदर आएगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में रहेगा. The number of chromosomes is halved compared to that of vegetative or somatic cells of an organism. What is the action called as? तो यहाँ पर जो है हाफ का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी मेल की होगी और हाफ जो है फीमेल की होगी.
तो 23 क्रोमोसोम्स दोनों साइड से पार्टिसिपेट करेंगे और न्यू जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ मियोसिस। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। यहाँ पर मिसमैच पेयर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू यूनिफॉर्म एटमोसफियर। यूनिफॉर्म एटमोसफियर नहीं आएगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एटमोसफियर आएगा, तो ये मिसमैच पेयर में हो गया, ये गलत है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। रेनबो, सस्पेंडेड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन एटमोसफियर, तो ये भी करेक्ट है। तो मिसमैच पेयर कौन सा हो गया हमारा, ए हो गया, जो इनकरेक्ट रहेगा। फाइन। द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट्स, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज दिया है, कितना दिया है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, और पावर कितना दिया है, पावर दे दिया है 100 वाट्स, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 volts is applied, what would be the power used, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि वापस आप पावर फाइंड करो जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 110 वोल्ट्स हो जाए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल और पावर के हेल्प से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एक रिलेशन अपने पास कौन सा है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया अपना 100 हो गया। टू जीरोज यहाँ से कैंसिल, टू जीरोज यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 484 ओम्स, ठीक है, 484 ओम्स विल द आंसर। ओके, सो रेजिस्टेंस आपको मिल गया, दैट इज 484 ओम्स। तो पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज कर दिया, कितना हो गया 110, तो यहाँ पर 110 इंटू 110 अपॉन कितना हो गया 484, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व 110 इंटू 110, तो न्यूमरेटर में जो आएगा दैट वुड बी 12100, ठीक है, डिवाइड बाय 484, तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा 484 से डिवाइड करने के बाद इट वुड बी 25, ओके, 25 वुड बी द आंसर। सो पावर जो है वो 25 वॉट्स होगा, बिकॉज पावर यूनिट किस में आता है, वॉट्स में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, जो है सनलाइट में एक्ट करेगा और प्लांट के बैक साइड पे जो है प्रोड्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो फोटोट्रोपिज्म होगा, ठीक है। गिबरेलिंस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम वुड बी द आंसर। Biomagnification is the transfer of harmful chemicals from one trophic level to another, so it's an accumulation of chemicals. And ecosystem, a system which is formed by the interaction of living and non-living component is called as ecosystem. Okay, let's start with section B. First question, give example of chemical reaction which is observed in daily life. तो हमारे डेली लाइफ के अंदर हम जो केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो उनमें दो एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल, और दूसरा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं, दैट Al2O3, ठीक है, अगर HCl से रिएक्ट कर रहा है। नाउ HCl इज व्हाट, एसिड, और Al2O3 जब रिएक्ट करे एक बेस के साथ, NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। बेस अगर NaOH है तो Al2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अगर HCl जो है वो एसिड होता है तो Al2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, तो जनरली वो क्या फॉर्म करने वाला है, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट जो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, AlCl3 along with the formation of water, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो हमें याद रखना है, दैट इज NaAlO2 along with the formation of water, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट रहेगा इसका नाम। दूसरा है जिंक ऑक्साइड, सो ZnO प्लस HCl का रिएक्शन करेंगे, HCl क्या बिहेव करेगा, एसिड, तो ZnO क्या होगा, बेस, यहाँ पर क्या हुआ ZnO प्लस NaOH, अब NaOH किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस, तो ZnO क्या होगा, एसिड, तो वापस से प्रोडक्ट वही फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर, बट यहाँ पर जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnCl2 along with the formation of water,
और यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज Na2ZnO2 along with the formation of water, और ये क्या हो गया अपना सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पूछा है, फिलहाल रिएक्शन तो नहीं पूछा था इनके, पर हमने रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर दी बिकॉज इनके रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। कंपेयर एयर सैक एंड रीनल डक्ट। एयर सैक किसको बोलते हैं हम, एल्वियोलाई को बोलते हैं, एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और रीनल डक्ट का मतलब नेफ्रॉन जो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है, सो दे आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, or nephron are the tube-like structure which is present inside the kidney. The walls of alveoli are one cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries. तो एक सेल थिक ही है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड है एल्वियोलाई से। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, लॉन्ग रीनल ट्यूब, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर रहेगा नेफ्रॉन का। फंक्शंस एल्वियोलाई का जो होगा, जो लंग्स में होंगे, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज करना है, ठीक है, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज विच दैट सराउंड्स द एल्वियोलाई एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसमें से ब्लड में से रिमूव करना। तो ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, द ब्लड इज एंटर्ड हियर एंड द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज रिमूव्ड, यूरिन के फॉर्म में जो है वेस्ट रिमूव हो जाएगा। और नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करना है वो नेफ्रॉन का रहेगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन जो है वो आर्टरीज और वेन्स के बारे में है। आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट ऐसी ट्यूब है जो ब्लड एंड हार्ट से अवे लेके जाएगी, और वेन्स वो होगी जो ब्लड हार्ट में लेकर आएगी, ठीक है। ब्लड अंडर हाई प्रेशर, तो यहाँ पर आर्टरीज में क्या हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो बहुत हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसलिए आर्टरीज की वॉल्स भी क्या होती है, थिक वॉल्स होती है, बिकॉज आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज की वॉल्स थिक क्यों होती है, तो आपको ये बोलना है कि ये सिचुएशन में हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, इसलिए उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है। और वेन्स कौन होता है, वेन्स क्या होती है, जो ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पर लेकर आ जाए, हार्ट में लेके आए, तो वॉल्स इनकी थिन होती है, बिकॉज ब्लड बॉडी से जब ब्लड हार्ट में आएगा तो कोई प्रेशर नहीं होता उन पे। इसके पल्स क्या होंगे, लो, और इसके पल्स क्या होंगे, स्मूथ फ्लो। नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब स्पेस जिसके थ्रू ब्लड को फ्लो होना है, और यहाँ पर लार्ज ल्यूमेन। नो वैल्व इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पर वैल्व प्रेजेंट होगी, ठीक है। वैल्व जो है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करता है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या है। सो पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज फ्रॉम द एंथर ऑफ stamen to the stigma of carpel, that is called as pollination, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जो है इट प्रीसीड्स फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन अगर होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, या मेल गैमेट ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट के पास, तभी जाके क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की टोटली डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, पॉलिनेशन के ऊपर है। पॉलिनेशन कैरीज द मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। नाउ 30 क्वेश्चन जो है, लेट्स सी 30 क्वेश्चन। We should thank God for the apparently increasing the length of a day by a minute by 4 minute, ठीक है। 4 मिनट ज़्यादा हमें मिल रहा है, हमें थैंक करना चाहिए। उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, इट इज़ द ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन 2 मिनट पहले दिख रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और
जो है हमें सन 2 मिनट बाद तक और दिख रहा है, तो हमें 4 मिनट्स का एडवांटेज मिल रहा है. सो दिस इज ऑल ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एंड द मेन रीजन इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द आवर आंसर. 31 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया है दैट इज 20 ohms, ठीक है, और उसका करंट दे दिया है 5 amperes. देन कैलकुलेट हीट जनरेटेड, और टाइम कितना दे दिया है 30 सेकेंड्स का टाइम दे दिया है, और आपको हीट फाइंड करना है, ठीक है. अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आपको याद हो, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या फॉर्मूला होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है. सो व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होता है 25, रेजिस्टेंस कितना है 20, और टाइम कितना दिया हुआ है 30, ठीक है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 25 into 20 into 30 you'll get 15,000 रहेगा, और हीट का यूनिट जो है वो जूल्स में होगा, तो आप जूल्स ले सकते हो. 15,000 ऑफ जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर पूछा है, तो पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, ठीक है. तो इसका डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, वर्क डन की जगह पे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख सकते हो, तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं वैसे, ठीक है. नेक्स्ट है राइट इट्स फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लिख दिया. वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है. उसका रीजन ये लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप मैग्नेटिक कंपास अगर प्लेस करोगे मैग्नेट के आसपास, तो मैग्नेटिक कंपास एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं बता सकता, वो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन बताएगा, ठीक है. सो उस हिसाब से क्या होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगी, बिकॉज मैग्नेटिक कंपास एट अ वन टाइम शोज ओनली सिंगल डायरेक्शन, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. 34th क्वेश्चन इज डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा, और लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स पहुंचेंगे, ठीक है. मे बी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये एक ट्रॉपिक लेवल की सीरीज है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हार्मफुल केमिकल्स कहाँ पहुँचे हैं, तो जो सबसे लास्ट में होगा उसके पास ही सबसे हार्मफुल केमिकल्स पहुँचेंगे थ्रू द फूड चेन, ठीक है. What will happen if we kill all the organism in one tropic level? तो अगर 35th की बात करें, तो अगर आप स्टार्ट से ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट करें, यहाँ से आ गया प्लांट्स हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर अपने डियर हो गया, फिर जो है लायन हो गया, ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल आप प्लांट को, सारे प्लांट्स को हटा दो, सब जगह से हटा दो, तो डियर क्या खाएगा, ठीक है. तो डियर सनलाइट तो नहीं ले सकता, सनलाइट से तो नहीं जी सकता, ठीक है. तो अगर आप एक भी ट्रॉपिक लेवल को डिस्टर्ब करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब, ठीक है. इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, और लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड लेबल द पार्ट्स. यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस. और ये कौन सा मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है. जिसके अंदर ए क्या होता है, ए जो है यहाँ पर स्पोर केस बोल दो, या फिर स्पोरेंजियम बोल दो. बी जो है, देखो यहाँ से स्पोर्स निकल रहे हैं, तो बी जो है स्पोर्स हो गए, ठीक है. और सी जो है दैट इज हाइफे.
हाइफे का जो फंक्शन होता है, जो रोल होता है, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, चलो 37 क्वेश्चन है। अर्थिंग वायर के फंक्शंस बताने हैं। देखो अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है बताओ। अर्थिंग वायर का कलर होगा क्या, ग्रीन कलर होगा। ठीक है, एंड फंक्शन भी पूछा है और नेसेसरी क्यों है अर्थिंग वायर हमारे लिए। सो अर्थिंग वायर का फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में, दैट इट इज ग्रीन इन कलर। और इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड टू अर्थ बाय मींस ऑफ अर्थ वायर। सो अगर कोई भी लीकेज होगा अप्लायंस में, वो सारी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इसलिए जो है अर्थिंग वायर होना इम्पॉर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट होगा वो जाके ग्राउंड में, अर्थ में जाके चला जाएगा। Okay, let's start with section C. What is rancidity? State the remedies to avoid rancidity. Rancidity का मतलब क्या होता है? Rancidity refers to bad smell and taste of food which occurs due to oxidation of oil or fats. मतलब जो food है उसके अंदर oil और fats होता है, ठीक है? So it gives bad smell and bad taste due to oxidation. That is called as rancidity. Food becomes unhealthy to eat if it rancid in nature. ठीक है, तो खाना अगर सड़ जाएगा तो इट बिकम्स अनहेल्दी टू अस। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आप कैसे रैंसिडिटी बचा सकते हो। सो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग ऑफ सम एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कुछ केमिकल यूज कर सकते हो, जैसे BHA, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और दूसरा होता है BHT, ये आप एज ए एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हो फूड में, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, ये आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो। यूज टाइट कंटेनर्स टू कट द सप्लाई ऑफ एयर इन फूड पैकेट। so tight containers can be used so that oxygen enter ना हो। the leftover food can be kept in a refrigerator, तो storing food in refrigerator lowers the rate of acidity। और नाइट्रोजन गैस कैन बी फ्लश्ड विथ फूड पैकेट्स, तो जो है हमारा रिएक्शन जो है इनर्ट हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एक्ट नहीं करेगा। मेटल इज यूज्ड इन अ थर्माइट प्रोसेस while its oxide B possess amphoteric property. Identify A and B, describe the thermite process. So thermite process क्या होता है, it is one of that process in which lot amount of energy is released. So large amount of energy is released in thermite process, large amount of energy is released। अब थर्मल प्रोसेस में क्या होगा, थर्मल प्रोसेस में व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट्स विद आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, इनका रिएक्शन जो है, तो यहाँ लिखा है कि एक मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो ऑक्साइड बी है वो एम्फोटेरिक है नेचर में, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या आएगा, Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कि एक मेटल A है और उसका जो ऑक्साइड बनेगा, मतलब ये ऑक्साइड B हो गया अपना, जो Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज योर मेटल A। थर्मल प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिलीज होगी। 40 क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम लिथियम आर प्रिजर्व्ड अंडर केरोसिन ऑयल। क्यों उसको प्रिजर्व करते हैं हम लोग। Sodium, potassium and lithium are very reactive metal and reacts vigorously with air as well as water. So बहुत ज़्यादा reactive होते हैं। So water है, air है, moisture है, contact में आके it catches fire, it burns। ठीक है, so for that reason it should be immersed in the kerosene oil, और उसको moisture से हम prevent करते हैं because वो fire catch कर लेता है। Aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. सो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बट उसको यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, वो किससे कंबाइन करेगा, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके किसकी लेयर बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सो दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ऑल दिस रीजंस आर मेक एल्यूमिनियम यूजफुल इन मेकिंग यूटेंसिल्स।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो उसका फर्दर जो है रिएक्शन बंद हो जाएगा और मेटल जो है वो खराब होने से बच जाएगा। What are reflex action? Explain with example. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन रिस्पॉन्सेज जो हम लोग एकदम सडनली करते हैं, रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. It helps organism to quickly adapt to adverse circumstances that could have the potential to cause bodily harm or even death. Pulling our hand away immediately after touching a hot plate is an example of reflex action. तो जैसे किसी ने अपने फेस के सामने हाथ अचानक से रख दिया, हम डर जाएंगे, तो वो सडन रिस्पॉन्स है। हम लोग इनवॉलेंटरी सडन रिस्पॉन्स है जो हम कोई भी एक स्टिमुलस के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जैसे टचिंग अ हॉट प्लेट, आपने हॉट प्लेट को टच किया, जैसे आपने टच किया, आपने अपने आप फटाफट हाथ रिमूव कर दिया, आप सोचोगे भी नहीं और जल्द से जल्द जो है हाथ रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स विद अ डायग्राम। तो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। Okay, so after pollination, pollen grains from stamen starts germinating on the stigma to give the pollen tubes. तो यहाँ पर जब पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएगी, बहुत सारी पोलन ग्रेन्स होती है, उसमें से एक पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाकर जो है ओवरी के पास आके मेल गैमेट फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब के अंदर ही मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल इन टू रीच द ओव्यूल इन द ओवरी, ठीक है। सो यहाँ मेल जर्म सेल्स जो है, पोलन ट्यूब जो है फर्दर ग्रो होगी और मेल जर्म सेल्स जो है ओव्यूल से अंदर यहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है, उससे फ्यूज करने के लिए ट्यूब बना लेंगी। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। Thus zygote develops into embryo. Fertilized ovary becomes fruit and ovule develops into seed, ठीक है। सो यहाँ पर फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो और क्या चेंजेस आएंगे? ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट रहेगा और एक्सप्लेनेशन पार्ट। Where does the formation of germ cells takes place? Germ cells का मतलब reproductive cells होता है, ठीक है। Explain their path of conduction with the help of diagram. तो यहाँ हमने humans का explain किया है कि germ cells human के कहाँ बनेंगे। So male के जो germ cells है that is sperm, वो कहाँ बनेंगे? It is formed in the testes. और female के जो germ cells है वो कहाँ बनेंगे? ovaries में बनेंगे through the process of oogenesis, ठीक है। अब इनके डायग्राम, इनका पाथवे बताना है। तो पाथवे में यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है टेस्टिस आएगा, ठीक है। फिर एपिडेडमिस क्या होता है? एपिडेडमिस इज अ प्लेस वेयर स्पर्म इज स्टोर्ड टेम्परेली, तो एपिडेडमिस जो है सेकंड पाथ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे टॉपिक में है थर्ड जो है वास डिफरेंस होगा, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद जो है वो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड आने वाले अपना सिक्रीशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में लिखना है तो पाथ में जो है सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तो ये भी बीच में पाथ में आ जाएंगे। और लास्ट में जो है ये ट्यूब दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये पाथ फॉलो होगा स्पर्म मूवमेंट का, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम जो है डू काइंडली डू प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चन है, ठीक है। सो पाथ जो रहेगा फर्स्ट क्या रहेगा? ओवरी रहेगा। ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम, ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ ओवरी एंड द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ और वो जाके कहाँ पर रह जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में वो एग रह जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओविडक्ट है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ तो ये जो ओवम सेल है मेल के साथ फ्यूज करके कहाँ अटैच हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो फीमेल के अंदर जो पाथ है वो सिंपल है, सिर्फ ओवरी से लेके कहाँ पर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ
तो कहाँ अटैच हो जाएगा वो एम्ब्रियो, यूटेरस पर अटैच हो जाएगा। तो फिलहाल इसका पाथ जो है फर्स्ट सेकंड ये दो ही चीज रहेगी। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ N21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विल चेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होगा, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। So refractive index is a measure of bending of light when light passes from one medium to another। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम पे पास होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कौन से फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगी, बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम क्या है, टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग में, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगी। N21 का मतलब क्या होता है, N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन है हमारा ऑन विच फैक्टर्स, ये तो हो गया। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ N21 एंड N12। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N21 का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in medium 1, sorry, in medium 2 upon speed of light in medium 1। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ N21 इनटू, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं वापस से रीराइट कर लेता हूँ। ठीक है, I will write here. So what is the magnitude of this? So N21 into N12 so that is speed of light in medium 2। ठीक है, मीडियम नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मल्टीप्लाई बाय N12। N12 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2। मतलब इसके लिए जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बताना है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Write the laws of refraction of light and also explain the refraction through a rectangular slab with the diagram। तो यहाँ पर laws of refraction देने हैं। स्नेल्स लॉ जो कि इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूसली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये अपना फर्स्ट हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, सो विल ट्राई टू ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया हमने, ठीक है, तो द फर्स्ट रे which is hitting on the prism that is called as incident ray। ठीक है, सरफेस से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर हमें नॉर्मल बनाना है। सो जो बाहर का मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर है।
और अंदर का मीडियम जो है वो क्या है, ग्लास। तो एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। रेयर मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है। और ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, बिकॉज पार्टिकल्स क्या है, क्लोज है। तो जब एयर रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट जो है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो नॉर्मल बन गया, ठीक है। ये जो है हमारा एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जब डेंसर मीडियम से लाइट जो है रेयर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये रे को हम लोग क्या बोलते हैं, वी से इट एज अ एमर्जेंट रे। हम इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, ठीक है। वी हैव मेड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एक होता है लैटरल शिफ्ट करके। सो इंसिडेंट रे पहले जहाँ जा रहा था वो पाथ हमें सीधा बना देना है, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, फाइन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। हाउ वुड यू कंक्लूड दैट three resistors connected in parallel with a battery have the same potential difference across each of the two ends? Derive the formula of equivalent resistance, ठीक है। तो 46 के अंदर जो है हमें प्रूव करना है कि जो पैरेलल में चीज़ कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, उन पे सब पे सेम वोल्टेज है, बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जो है ये सेटअप लिया है। 3 रेजिस्टर्स है, यहाँ वोल्ट मीटर रखा है हमने, R1 R2 और R3 पैरेलल कनेक्टेड है। एडिंग अ वोल्ट मीटर, जिससे हमें मालूम पड़े कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, ठीक है। टेक द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 एंड R3। तो अब फॉर एग्जांपल पहले रख दो R1 R2 और R3, जिसमें फर्स्ट केस में हम खाली R1 और R2 को लेंगे, R1 और R3 को ही लेंगे, और R2 जो है एब्सेंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग चेक कर ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीडिंग किसकी लोगे आप, R2 और R3 को रखोगे, R1 को जो है रेजिस्टर को उड़ा दोगे, ठीक है। तो दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग चेक करोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट मीटर में देखने मिला कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ा कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है पैरेलल के अंदर। अगर आप R1 रखो या ना रखो, R2 रखो या ना रखो, R3 रखो या ना रखो, ठीक है। Therefore, the potential difference is same in the case of parallel combination. Parallel combination के अंदर potential difference जो है वो same है। अब यहाँ पर कुछ derivation देना है, ठीक है, derivation. So parallel के अंदर potential difference same होगा, याद रखना। Potential difference is same in parallel कॉम्बिनेशन। तो क्या चीज़ डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इनमें करंट डिफरेंट होगा। यहाँ से देखो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग वे में करंट, यहाँ पर करंट I1 होगा, I2 और I3, 3 करंट होंगे, I1 I2 एंड I3। अब जो चीज़ डिफरेंट है वो यहाँ लिख दिया मैंने, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। Now according to Ohm's law we know that V equals to I into R, ठीक है। अब I के रिस्पेक्ट में लिखना है मुझे, तो I इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, V अपॉन R। बट मुझे I1 निकालना है तो क्या लिखूंगा, I1 V। पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम ही है, तो मैं यहाँ V1 V2 V3 नहीं लिखने वाला, बट रेजिस्टेंस सब अलग है। एक रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो ये अपना पहला हो गया, I1 के बारे में लिख लिया। तो वापस से ओम्स लॉ अप्लाई करके I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। यहाँ पर ये हो गया सेकंड और यहाँ पर ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब ये ए इक्वेशन है सपोज, तो 1 2 और 3 जो है हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद I1 की जो वैल्यू है क्या है, V अपॉन R1, फिर ये क्या है V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। और यहाँ पर जो है I लिखा हुआ है,
और I का मतलब क्या होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, V अपॉन आर इक्वल्स टू, यहाँ V कॉमन हो गया और ये क्या हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो V और V कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो कंक्लूजन आया कि अगर रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हमारा जो है डेरिवेशन भी हो गया पैरेलल के बारे में। फाइन, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 47 जो कि सेक्शन डी में आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन विद एक्टिविटी हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें भी सेमी प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी है। सो हमें एक्टिविटी से बताना है दैट कैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है टू शो दैट एसिड का रिएक्शन जो है हमें किससे करना है, मेटल कार्बोनेट से, या फिर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखा हमने कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, मटीरियल्स रिक्वायर्ड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वुल्फ बॉटल है, क्रिस्टल फनल, डाइल्यूटेड HCl, गैस जार, मैच बॉक्स, डिलीवरी ट्यूब, बेंट एट अ राइट एंगल, एट टू राइट एंगल, लाइम बॉटल लेना है। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, लेबल देम A and B, टेक अबाउट 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A। तो यहाँ पर हमने जो है सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो मेटल कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद यहाँ से गैस कलेक्ट होगी, और गैस कौन सी कलेक्ट होगी, यहाँ पर CO2 गैस कलेक्ट होगी। CO2 गैस जो है उसके लिए टेस्ट क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर क्या करेगा, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो ये लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करेगा। ठीक है, कैल्शियम CO2 गैस। इसका रिएक्शन देखते हैं कि जब CO2 गैस जो है लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो ये मिल्की में टर्न क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट कलर का PPT बन जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O। बट अगर क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत एक्सेस ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कर रहे हो तो क्या बनेगा। अब बहुत एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर रहे हैं, ये अपना स्टेप 1 है। तो स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है वो लिख लो, CaCO3 प्लस H2O। तो ये CO2 जब आप बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास कर रहे हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर बनने वाला है CaHCO3 होल ट्वाइस। यहाँ पर जो बनेगा एक सेल्यूबल कंपाउंड बनेगा, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो सेल्यूबल कंपाउंड है, मतलब जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था पहले, वो बाद में अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 ऐड करोगे तो वापस से वो क्लियर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो एक क्लियर सोल्यूशन है जो कि पूरी तरह से सेल्यूबल रहेगा। ठीक है, ये चीज एक्स्ट्रा थी बट बता दी, इंपॉर्टेंट थी इसलिए। राइट द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को आप क्या बोलोगे, हाफ को बोलोगे हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। इसको प्रिपरेशन करना है तो क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे, CaSO4.2H2O। ये जो है हमारा जिप्सम सॉल्ट है, इसको 100 डिग्री तक हीट करना है। सो व्हेन जिप्सम सॉल्ट इज हीटेड at 100 degree Celsius,
वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा CSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O. ठीक है, तो ये हमारा जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा. ठीक है, और साथ ही साथ इसके कुछ यूजेस बोले हैं. इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग मोल्ड, स्टैच्यू, आर्टिफिशियल डेकोरेटिव मटेरियल हो गया. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू मेक कास्ट, दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ बोन फ्रैक्चरिंग. ठीक है, बोन फ्रैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं. डेंटिस्ट जो है गैप फिलिंग में यूज कर सकते हो टीथ के. ब्लैक बोर्ड चॉक्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं. फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Next question is about what are the two properties of carbon that enables to form large number of organic compound. ठीक है, तो ये भी important है बहुत ज़्यादा कि ऐसी कौन सी properties है जिससे कार्बन जो है large number of organic compound बनाएगा. So that is which two properties, that is catenation and tetravalency. So catenation का मतलब क्या होता है? It is a self linking property of carbon to form long chains. ठीक है, that is called as catenation, ability of carbon to form long chains with the carbon to जिससे large number of organic compound बनेंगे. And what is tetravalency? Tetravalency का मतलब it is the ability of carbon to bond with 4 other atoms या फिर similar atoms. तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिससे वो 4 जो है एटम से बॉन्ड कर सकता है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, so with the valency of 4, carbon is capable of bonding with 4 other atoms, that is called as tetravalency. Moving to the next one, that is the question number 50. Question number 50 says that explain the following principle for conduction of water. मतलब कौन से प्रिंसिपल से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से, और ट्रांसपीरेशन पुल कैसे होगा. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट्स वाला. लेट्स सी. Water moves into the roots from the soil by osmosis. Osmosis means transfer of solid particles from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. उसको हम क्या बोलते हैं? Osmosis. Due to the low solute potential in the roots, this intake of water in the roots increase up in the roots xylem, pushing it up. ठीक है, so osmosis is the process through which the water is transferred from soil into the roots. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. So transpiration pull could be simply defined as biological process in which the force of pulling is produced inside the xylem tissue. तो upward movement water का जो है, पानी जो है रूट से लेके स्टेम से लेके लीव्स तक जाएगा. कोई हमने मशीन या पंप वगैरह तो रखी नहीं है, बट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी जो है रूट से लेके लीव्स तक जा रहा है. This force helps in the upward movement of the water into the xylem vessels. In this process, loss of water is in the form of vapors through leaves which are observed. 51 क्वेश्चन जो है हार्ट के बारे में पूछा है, दैट हार्ट में कैसे कैसे क्या मूवमेंट होगी. ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम मैंने यूज किया है समझाने के लिए. ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम लंग्स and enters left atrium through pulmonary vein. पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स, और वेन्स का मतलब जो है ब्लड बॉडी हार्ट में आ रहा है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम लंग्स एंड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन. अब लेफ्ट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे वेल्व जो है, वेल्व इज समथिंग विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो वेल्व गेट्स ओपन एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल and the valve gets closed in order to prevent backflow of blood. So when left ventricle contracts, the oxygenated blood goes into the body. तो ये कहाँ जाएगा? बॉडी में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा. बॉडी में किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू या फिर मेन आर्टरी के थ्रू. तो बॉडी में जब जाएगा इट विल गेट डीऑक्सीजनेटेड. पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, वो डीऑक्सीजनेट होगा और वापस प्योरिफिकेशन होने के लिए कहाँ पर एंटर करेगा? इट एंटर्स राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा या फिर मेन वेन. ठीक है, तो राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा मेन वेन के थ्रू या फिर वेना कावा के थ्रू. फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट होना है, तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। फाइन, so this is about all working of heart. We have done with the question 51. Let's go with the next one, that is 52 question. Why is natural spectrum visible in the sky only after rain shower? देखो नेचुरल स्पेक्ट्रम कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग, रेनबो की बात कर रहे हैं। और रेनबो में ईच ड्रॉपलेट जो होता है, ईच ड्रॉपलेट एक्ट्स एज अ प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। बाय विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज दिस स्पेक्ट्रम विजिबल? ओके, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after the rain shower. It is caused by dispersion of light. So dispersion of light is the phenomena by which it can be seen by the tiny droplets. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा रेनबो जो है सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा और हर एक रेन ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर पहले जो है वो है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे ही रेन वाइट लाइट जो है ड्रॉपलेट में एंटर करेगी तो लाइट यहाँ पर बेंड होगी, पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन। स्टेप 2 क्या होने वाला है, डिस्पर्शन, बेंड, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। स्टेप 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के बाद वापस क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो है वापस क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन, और यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर स्टेप्स याद रखने हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, और वापस से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर याद करने वाली चीज ये हो सकती है कि भाई कौन सा लाइट कलर जो है वो फॉर्म होगा। तो ये वाला रेड जो है देखो सबसे कम बेंड हो रहा है और वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये दो याद रखने के कौन सा ऊपर फॉर्म होगा और कौन सा नीचे फॉर्म होगा। 53rd क्वेश्चन है, अ कंपास इज प्लेस्ड नियर द वायर ऑफ लीनियर कंडक्टर, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग केस। तो कंपास जो है वायर के पास रखा है और कुछ चेंजेस हमने किए हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज रिवर्स। आप डायरेक्शन करंट का चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा। सो डायरेक्शन ऑफ कंपास also changes, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज इंक्रीज्ड। तो आप अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा दोगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन वुड इंक्रीज इन कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। द कंपास इज टेकन फार फ्रॉम द लीनियर वायर। तो यहाँ पर कंपास में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज। द कंपास इज ब्रॉट नियर टू द लीनियर वायर। अगर आप पास लेकर आओगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। Why is the energy flow always unidirectional in an ecosystem? Give a proper understanding. So energy flow जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है? So अगर आपको पता हो एनर्जी फ्लो में पहले कौन आएगा, सन आएगा, सन के बाद कौन होंगे, प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के बाद कौन होंगे, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से क्या होंगे, कार्निवोर्स, उसके बाद क्या होंगे, डिकम्पोजर्स। मतलब क्या ऐसा कुछ है कि कभी प्लांट्स ने एनर्जी सन को दी है? हाँ, तो एनर्जी का डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। सन से एनर्जी जो है प्लांट्स में जाएगी, प्लांट से हर्बीवोर्स, फिर कार्निवरस, और लास्ट में किस पे जाएगी, डिकम्पोजर्स। द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो एनर्जी जो है वो फर्दर फूड चेन के हेल्प से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स तक जाएगी, ठीक है। The flow of energy in an ecosystem is unidirectional because the energy
lost as heat from the living organism of a food chain cannot be reused by the plants in photosynthesis. During the transfer of energy through successive trophic levels in an ecosystem, there is loss of energy all along the path. मतलब एक से ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाओगे तो वहाँ लॉस ऑफ एनर्जी होगी और एनर्जी वो रिवर्स नहीं हो सकती. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.